हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 4 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेधान सीरीज का पार्ट 7, जिसमें आप सभी को 25 क्वेश्चन जीके जीएस का देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे 4 जुलाई के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, और हर करंट अफेयर क्वेश्चन के नीचे 3 से 4 लल्लन टॉप प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि कुछ महीनों के, कुछ सप्ताह के पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। तो ओवरऑल आप सभी को 70 से 80 करंट अफेयर क्वेश्चन और जीके मिलाकर देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। यह क्लास हम 30 से 35 मिनट में समाप्त कर लेंगे। 30 से 35 मिनट में समाप्त कर लेंगे, जिसमें आप सभी को 70 से 80 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो थोड़ी जल्दी बोलेंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखे तो प्लीज़ स्टूडेंट आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 4 जुलाई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिक सुफ को चुना गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो नीदरलैंड के नए पीएम कौन चुने गए हैं? तो नीदरलैंड के नए पीएम बने हैं डिक सुफ। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन जाएगा कि नीदरलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? तो डिक सुफ बने हैं। नीदरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है द हेग। द हेग में जो है किसका मुख्यालय है? तो द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है द हेग, नीदरलैंड में है। अगर बात करें कि इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं नवाब सलेम। नवाब सलेम जो है इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसमें टोटल कितने जज होते हैं? तो 15 जज होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत की तरफ से इसमें कौन जज हैं? तो भारत की तरफ से इसमें दलबीर भंडारी हैं। कौन है? तो दलबीर भंडारी इसमें भारत की तरफ से जज हैं। ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि इन जजों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जो नाटो के हेड हैं ये कौन बनाए गए हैं? तो नाटो के हेड बनेंगे अक्टूबर मंथ से मार्क रूट बनेंगे। अगर बात करें कि नाटो की स्थापना कब हुआ था, तो नाटो की स्थापना 1944 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो ये इतना पॉइंट आप सभी को याद रखना है। नीदरलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? डिक सुफ बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, क्लाउडिया शिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति किस देश की बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं मैक्सिको की। लॉरेंस बोंग ये कहाँ के पीएम बने हैं? तो लॉरेंस बोंग बने हैं सिंगापुर के नए पीएम। शेरिंग टोबैगो ये कहाँ के पीएम हैं? तो ये शेरिंग टोबैगो ये जो है भूटान के पीएम बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में कुलशेखरम पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो कुलशेखरम पट्टनम अगर पूछे किस राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में है। यहाँ से जो है इसरो के द्वारा SSLV सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। SSLV का फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यहाँ से जो है छोटे उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। जबकि इस इसरो के जो अब तक बड़े उपग्रहों को लॉन्च किया जाता था वो कहाँ से लॉन्च किया जाता है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाता है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अब छोटे वाले कहाँ से लॉन्च किए जाएंगे? कुलशेखरम पट्टनम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? तो समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। यह कहाँ पे हुआ है? तो यह विशाखापत्तनम में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है पंकज कुमार चटर्जी जी को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दूसरा है, हाल ही में चर्चा में रही राइजोटोप परियोजना का संबंध किससे है? तो राइजोटोप परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैंडा से संबंधित है। राइजोटोप परियोजना अगर पूछे कहाँ शुरू किया गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया है। और दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों के द्वारा राइजोटोप परियोजना शुरू किया गया है। और पूछे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ शुरू किया गया है,
तो यह लिम्पोपो राइनो रिजर्व में शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। और यह परियोजना अगर पूछे राइजोटोप परियोजना किससे संबंधित है, तो यह गैंडों से संबंधित है। आप सभी को पता है कि गैंडों की सींग के लिए उनका शिकार कर दिया जाता था, तो इसी को देखते हुए गैंडों की सुरक्षा के लिए गैंडों की सींग में रेडियोधर्मी पदार्थ भर देंगे, जिससे उनकी सींग जो है किसी काम लायक नहीं रहेगी, तो जिससे उनका शिकार भी रुक जाएगा। तो राइजोटोप परियोजना किससे संबंधित है, गैंडों से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है और किस रिजर्व में शुरू हुआ है, तो लिम्पोपो राइनो रिजर्व में शुरू किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। 1973 में एक आंदोलन भी शुरू हुआ था जिसका नाम है चिपको आंदोलन। क्या नाम है, तो चिपको आंदोलन भी शुरू हुआ था। और यह चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो यह उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था, तो 1992 में शुरू किया गया था। और 1992 में ही रियो सम्मेलन हुआ था जो कि पृथ्वी से संबंधित है, ब्राज़ील में हुआ था। एक सींग वाले गैंडे के लिए भारत का पूछे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग गैंडों के लिए फेमस है। और यह नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आसाम में है। नेक्स्ट प्रश्न है मंगल रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी है, यह आपको याद रखना है। और ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक है नेल्सन मंडेला जी की। नेक्स्ट प्रश्न INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो INS जटायु का उद्घाटन हुआ है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में अगर पूछे किस निजी बैंक ने अपना प्राइवेट शाखा खोला है, तो HDFC बैंक ने खोला है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चापचारकूट नृत्य कहाँ आयोजित हुआ है, तो चापचारकूट मनाया जाता है मिजोरम में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है, तो GI टैग किसको मिला है, सिल्वर फिलिग्री को। और इस प्रोडक्ट का संबंध हो जाता है उड़ीसा से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तीसरा हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्मडिक एलिफेंट प्रारंभ किया है, तो नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास भारतीय सेना किसके साथ करती है, तो यह मंगोलिया के साथ करने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास अगर पूछे यह किसके बीच में होता है, तो नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास इंडिया और मंगोलिया के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसका जो है हर एक बार जो है यह अभ्यास मंगोलिया में होता है, तो दूसरी बार इंडिया में, फिर मंगोलिया में, फिर इंडिया में। तो अब की बार जो है इसका होस्ट कहाँ पे होगा, अपने भारत के उमरोई शहर में होगा। और उमरोई पूछे किस ज़िले में है, तो यह मेघालय ज़िले में है। अब की बार कौन सा क्रम है, तो नॉर्मडिक एलिफेंट का अब की बार 16वां क्रम है, ये आपको याद रखना है। और यह 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में होने वाला अभ्यास है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लेंगे, तो भारत की तरफ से इसमें सिक्किम स्काउट प्रतिनिधित्व करने वाले हैं भारत की तरफ से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि उमरोई मेघालय में भी एक और अभ्यास होता है जिसका नाम है शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाला यह अभ्यास है। नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाला अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, यानी कि स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो वह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी पूछे कौन सा है, तो अस्ताना है। और यहीं अभी कल के करंट अफेयर में बताया था, अस्ताना में ही SCO का जो है 24वें क्रम की बैठक कहाँ पे हो रही है, अस्ताना में हो रहा है। और भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है, तो विदेश मंत्री भारत के S जयशंकर जी ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अगर लैंड लॉक कंट्री पूछे कौन सा है, तो यह मंगोलिया है। मंगोलिया को जो है बफर स्टेट भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए बफर स्टेट कैसे हो जाता है, बफर स्टेट कहते हैं जैसे ये ऊपर हो जाता है हमारा देश कौन सा, ये ऊपर हो जाता है रूस, कौन सा देश हो जाता है, तो ऊपर रूस हो जाता है। इसके नीचे कौन सा देश है, ये है मंगोलिया। और मंगोलिया के नीचे कौन सा देश है, तो चीन है। ठीक है, तो इन 2 देशों के बीच में अगर पूछे कौन सा देश है, मंगोलिया देश है। इसी मंगोलिया देश को कौन सा स्टेट कहते हैं, तो इसे बफर स्टेट कहते हैं। जब कोई देश 2 अन्य बड़े देशों के बीच में फंस जाता है तो उसे बफर स्टेट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। मंगोलिया जो है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि इसकी बाउंड्री जो है किसी भी समुद्र से सीमा नहीं साझा करती।
अगर बात करें मंगोलिया की राजधानी का क्या नाम है, मंगोलिया की राजधानी का नाम है उलान बटर, ये आपको याद रखना है। मंगोलिया में ही गोबी मरुस्थल है। और मंगोलिया के शासक का क्या नाम है, तो यहाँ के शासक का नाम था चंगेज खान। तो चंगेज खान कहाँ का था, मंगोलिया का था। खान क्वेस्ट अभ्यास, ये आपको याद रखना है। खान क्वेस्ट अभ्यास, इसका आयोजन पूछे कहाँ पे हो रहा है, तो इसका भी आयोजन मंगोलिया में हो रहा है और इसमें भारत ने भाग लिया है। ठीक है, तो खान क्वेस्ट अभ्यास कहाँ पे हो रहा है, मंगोलिया में हो रहा है, भारत ने इसमें भाग लिया है। तो नोमडिक अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। अयुत्या अभ्यास और मैत्री अभ्यास, ये दोनों अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाले अभ्यास हैं। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, ये दोनों अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है, तो 10वें संस्करण का विजेता बना है प्रो कबड्डी लीग का पुनेरी पल्टन बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है, चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमन कुमारी जी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चौथा, हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 किसने लॉन्च किया है, तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 किसने लॉन्च किया है, तो जापान ने लॉन्च किया है। इसके बारे में व्याख्या करें तो ALOS यानी एलोस-4 किसने, यह क्या है, एलोस-4 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो एलोस का फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसको पूछे किसने लॉन्च किया है, तो जापान ने इसको लॉन्च किया है। एलोस क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी के बारे में यह अध्ययन करने वाला है। और इस अगर पूछे कि उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो रॉकेट का नाम है H3 रॉकेट का अगर पूछे निर्माण किसने किया है, तो जाक्सा और मित्सुबिशी ने किया है। किसने किया है, जाक्सा और मित्सुबिशी ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, इनसैट 3DR को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, एक्सपोसैट को और मंगलयान को। तो इन सभी उपग्रहों को देखते हैं किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो आदित्य L1 को PSLV-C57 से लॉन्च किया गया है। इनसैट 3DR यह क्या है, तो यह एक मौसम उपग्रह ग्रह है और इसको लॉन्च किया गया है GSLV-F14 से लॉन्च किया गया है। जबकि बात करें चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया गया था, तो LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और एक्सपोसैट को PSLV-C58 से लॉन्च किया गया है और मंगलयान को PSLV-C25 से लॉन्च किया गया था। जबकि चंद्रयान फर्स्ट को पूछे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था LVM-11 से लॉन्च किया गया था। कौन सा, चंद्रयान फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है, तो तमस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो यतिन भास्कर जी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ है, तो आयरिस लॉन्च हुआ है केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में UPSC के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी कि जो भी बच्चा UPSC की तैयारी करना चाहता है उसके लिए सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए की योजनाएं शुरू करी गई है। और इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निर्माण पोर्टल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पोर्टल का क्या नाम है, निर्माण पोर्टल। अगर पूछे इसको किसने लॉन्च किया है, तो निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया गया है कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है, जो UPSC के योग्य उम्मीदवार हैं उनकी मदद करने के लिए पोर्टल निर्माण को लॉन्च किया गया है। इसमें जो है उम्मीदवार जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। ठीक है सॉरी। और इसमें शर्त होगा, इसमें क्या शर्त है, इसमें पहला शर्त है कि जो भी बच्चा प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उसको जो है 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, प्री अगर उसका क्लियर है तभी उसको 1 लाख रुपए मिलेगा मेंस की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो मेंस की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा, ना कि प्री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आपका अगर प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई निकला हुआ है तो आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा मेंस की तैयारी करने के लिए। इसमें दूसरा शर्त क्या है, यह जो है
1,00,000 रुपये किसे मिलेगा? तो SC और ST और महिलाओं को मिलेगा। जो SC और ST वर्ग के लोग हैं उनको दिया जाएगा और महिलाओं को दिया जाएगा, और साथ साथ में जो थर्ड जेंडर है उनको दिया जाएगा। इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और OBC के जो लोग हैं उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 1,00,000 रुपये के लिए इसमें शर्त है आपका पहली बार जो है प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, और इसके बाद मेंस के लिए आपको 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें जो है दूसरा शर्त है SC ST और महिलाओं को और साथ साथ थर्ड जेंडर को 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें जो है जनरल और OBC वालों को इसमें 1,00,000 रुपये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि इसको 1,00,000 रुपये जो ये फंड है ये कहाँ से आएगा, तो ये फंड आएगा कोल इंडिया के द्वारा। ठीक है, जिसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं कोल इंडिया के मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी है, ये आपको याद रखना है। तो कोल इंडिया जो है 1,00,000 रुपये देने वाला है। इसके लिए पोर्टल कौन सा निर्माण किया है? तो पोर्टल लॉन्च किया गया है निर्माण। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, संज्ञान पोर्टल अभी किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो RPF के द्वारा शुरू किया गया है, और इसमें जो है 3 नए कानून की जानकारी देने के लिए संज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है RPF के द्वारा। सूची पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने के लिए सूची पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो भारत में जितने भी जीव जंतुओं हैं उनके बारे में जनगणना करने के लिए सूची पोर्टल लॉन्च किया गया है। सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा यानी सेबी के द्वारा सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हाल ही में नाटो में शामिल 32वां देश कौन सा है? तो 32वां देश है स्वीडन, और 31वां देश पूछे कौन सा है? तो 31वां देश है फिनलैंड। इसको आप याद रखेंगे। और नाटो का मुख्यालय मैंने बता दिया था ब्रुसेल्स में है। हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? तो इंडियन ऑयल है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बीकानेर में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है छठा, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो VR चौधरी ये कौन है? तो ये वायुसेना के प्रमुख है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने अभी हथियार प्रणाली के लिए एक स्कूल की स्थापना करी है, और इस स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बेगमपोर्ट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, इस स्कूल में जो है हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए वायुसेना के द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई है? बेगमपोर्ट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया गया है, ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वायुसेना प्रमुख VR चौधरी के द्वारा किया गया है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो वायुसेना के प्रशिक्षण के लिए हथियारों की ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? तो यह दिया जाएगा स्कूल जो कि स्थापित किया गया है वायुसेना के द्वारा। कहाँ पर? बेगमपेट एयरपोर्ट पे किया गया है। जबकि उड़ान प्रशिक्षण का स्कूल कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है? अमरावती में किया गया है। और अमरावती कहाँ है? महाराष्ट्र में। अमरावती कर्नाटक में भी है, हैदराबाद में भी है, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन ये वाला महाराष्ट्र का है। तो उड़ान प्रशिक्षण स्कूल ये कहाँ शुरू किया गया है? तो अमरावती महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। और यह परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि आर्मी चीफ वर्तमान में कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। और नेवी चीफ कौन है? तो दिनेश त्रिपाठी जी हैं। और भारत के दूसरे CDS कौन बनाए गए हैं? तो अनिल चौधरी जी बनाए गए हैं। और NSA कौन है? तो अजीत डोभाल जी हैं। और वहीं बात करें कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कटलेस 2024 एक्सप्रेस 2024 का आयोजन हुआ है सेशल्स में। और इसमें भारत की तरफ से पूछे कौन सी जहाज़ ने भाग लिया है? तो इंडियन नेवल शिप तीर ने भाग लिया है। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो रिकेन यामामोटा जी को चुना गया है। और ये किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में AI सम्मेलन ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ग्लोबल इंडिया AI समिट प्रारंभ हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
ग्लोबल इंडिया एआई समिट, इसका पूछे कि होस्ट कौन है, तो इसका होस्ट हो रहा है नई दिल्ली में। इसका आयोजन कौन करेगा, तो इसका आयोजन करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रसारण यानी कि माइटी जो है इसका आयोजन करने वाला है नई दिल्ली में। तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ पे हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। और इसके तहत जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग यानी एआई क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें नई भाषा मॉडल पर आधारित होगी। ठीक है, तो नई भाषा मॉडल पर आधारित होगी एआई, ताकि इसको बढ़ाया जा सके, ताकि इसके उपयोग को बढ़ाया जा सके। इसके लिए ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ पे हो रहा है, नई दिल्ली में। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रसारण के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। वहीं बात करते हैं ग्लोबल एआई समिट यानी विश्व स्तर पर एआई की मीटिंग कहाँ पे हो रही है, तो 2024 में इसकी मीटिंग हो रही है सियोल में। और ये कौन सी मीटिंग है, तो इसकी दूसरी मीटिंग है। और पूछे पहली मीटिंग जो है एआई ग्लोबल समिट का पहली मीटिंग किस देश में हुआ था, तो यूके यानी ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन के किस शहर में पूछे हुआ था, तो ब्लेचले स्थान पर हुआ था, ब्लेचले स्थान पर हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहला ब्लेचले में हुआ था और दूसरा सियोल में हुआ था। और सियोल पूछे किसकी राजधानी है, तो साउथ कोरिया की राजधानी है। तो साउथ कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। नेक्स्ट देख लेते हैं आयरिस क्या है, तो आयरिस ये भारत की पहली एआई टीचर है, यानी कि ये अध्यापिका लेडी टीचर है। और लीसा क्या है, यह एक न्यूज एंकर है, एआई न्यूज एंकर है। और पूछे लीसा कहाँ पर कार्यरत है, तो लीसा जो है ओडिशा राज्य में कार्यरत है। तो यह किस प्रकार की न्यूज एंकर है, तो क्षेत्रीय न्यूज एंकर है, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रीय न्यूज एंकर है लीसा, ये आपको याद रखना है। विक्टोरिया सी क्या है, तो यह राजदूत है। और इसे कहाँ पर किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो विक्टोरिया सी को लॉन्च किया गया था यूक्रेन के द्वारा। किसके द्वारा, तो यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत की पहली एआई फिल्म पूछे कौन सी है, तो इरा है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में 700 टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये बने हैं एंडरसन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 खिताब किसने जीता है, तो क्रिस्टियाना प्लिसकोवा जीती हैं, ये आपको याद रखना है। और पूछे ये किस राज्य की हैं, तो चेक रिपब्लिक की हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां हाल ही में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो एनटीआर कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। तो ऐसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बात करते हैं एनटीआर भरोसा पेंशन कहाँ शुरू किया गया है, तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें एनटीआर के द्वारा जो है तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो एनटीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नंदमुरी तारक रामाराव, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इन्हीं के द्वारा जो है तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की गई थी। और इन्हीं की याद में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू जी ने यह योजना शुरू करी है। किसको देखते हुए, तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को देखते हुए यह योजना एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की गई है। इसमें जो है कई श्रेणियों में यह पेंशन योजना दी जाएगी लोगों को, जैसे वृद्ध और विधवा महिलाओं को और या पुरुषों को 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जबकि जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे उनको 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसको 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना कहाँ शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश में। सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी का नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन बनाए गए हैं, तो पवन कल्याण जी बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा के नए सीएम कौन बने हैं, तो मोहन चरण मांझी बने हैं उड़ीसा के नए सीएम। और सिक्किम के नए सीएम कौन बने हैं, तो प्रेम सिंह तवांग बने हैं। और अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं, तो पेमा खांडू जी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में 96वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को। इस फिल्म के अगर पूछे डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टोफर नोलन है। और इस फिल्म के जो है अगर पूछे कि एक्टर कौन है, मर्फी हैं। तो मर्फी को जो है क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अगर पूछे 96वें ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है, तो मर्फी को मिला है। जबकि पूछे 96वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो एमा स्टोन को मिला है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो देवेंद्र झांझड़िया को चुना गया है। और ये कहाँ से सांसद है,
तो ये चूरू राजस्थान से सांसद हैं बीजेपी के। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? तो शेरनी का उद्घाटन किया है यूजीसी ने, ठीक है। तो यूनियन ग्रैंड कमीशन के द्वारा शेरनी को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो प्रीपेड कार्ड है जिसका नाम है सैफिरो फॉरेक्स कार्ड, इसको किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सैफिरो फॉरेक्स कार्ड। यह किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह किस प्रकार का कार्ड है? तो यह प्री पेड कार्ड है, यह आपको याद रखना है। और यह किसके लिए शुरू किया गया है? तो यह कार्ड शुरू किया गया है पढ़ाई करने के लिए, जो बच्चे विदेश जाते हैं उनके लिए यह कार्ड शुरुआत की गई है। यानी कि ये बच्चे विदेश में चले जाएंगे तो इनके पेरेंट्स जो है सैफिरो फॉरेस्ट कार्ड की सहायता से बच्चों के वहाँ के रहने, खाने पीने और स्कूल फीस ये सभी जो है यहाँ अपने यहाँ से उसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सैफिरो फॉरेस्ट कार्ड किसके लिए शुरू किया गया है? विदेश जाने वाले बच्चों के लिए शुरू किया गया है। और किस बैंक के द्वारा? तो ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो यह है HDFC बैंक। और वहीं पूछे भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो वह है ICICI बैंक। यह भी आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया था कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा HDFC बैंक। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना जी को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 338 है। जबकि इसी में जो है संशोधन करके एक और आर्टिकल बनाया गया था, आर्टिकल 338A बनाया गया था। और इस अगर पूछे कि 338A किससे संबंधित है? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यानी कि यह ST के लिए संबंधित अनुच्छेद 338 है। और SC के लिए कौन सा है? 338। तो SC के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? किशोर मकवाना जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो हैदराबाद का किया है। हैदराबाद को अगर पूछे कि भारत में कब मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में मिलाया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में इसका विलय किया गया था 1948 में। और इसी को देखते हुए 17 दिसंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा? तो हैदराबाद का। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? साबरमती में किया है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी करंट अफेयर है, हाल ही में तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है N बलराम जी को। इसकी व्याख्या देखें तो तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है N बलराम जी को। अगर पूछे कि यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह अवार्ड प्रदान किया जाता है ग्रीन मेपल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर वही बात करें कि N बलराम जी कौन है? तो ये हैं MD और CEO किस फाउंडेशन के? तो सिंगरौनी फाउंडेशन के ये MD और CEO हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या किया है ऐसा कि जिनको यह पुरस्कार दिया गया है तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार, तो इन्होंने 18,000 से अधिक पेड़ का रोपण किया है। तो इनको यहाँ से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? शाहरुख खान को दिया गया है। और ये कहाँ पर इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया है? स्विट्ज़रलैंड में प्रदान किया गया है। और स्विट्ज़रलैंड में किस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो 77वें लारकोनो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था स्विट्ज़रलैंड में। और यहीं पर शाहरुख खान को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर उषा ठाकुर को देख लेते हैं, तो डॉक्टर उषा ठाकुर जी को विश्व हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि विनोद गनात्रा और नीमहंस संस्था, ये क्या है? यह एक संस्था है, ये आपको याद रखना है, यह एक संस्था है। और इस संस्था का कार्य क्या है? तो यह जो है लोगों की हेल्थ के लिए कार्य करता है, नीमहंस। तो इन दोनों को जो है नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरुष में अगर व्यक्तिगत में पूछे तो विनोद गनात्रा को, और संस्था में पूछे तो नीमहंस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं, हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम। और यह किस राज्य में है? तो यह केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है,
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत को 134वां स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को देख लिया है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं मेधान सीरीज का पार्ट 7। इसके बारे में देखें तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये दोनों चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं और आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय या प्राथमिक चट्टानों की अगर पूछे निर्माण किस स्थिति से होती है, तो ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से आग्नेय और प्राथमिक चट्टानों की निर्माण होती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछे किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार को उल्लेखित किया गया है। आर्टिकल अगर पूछे 23 में किसका उल्लेख किया गया है? तो मानव अंगों की तस्करी को रोकना और इसके बेगार प्रथा, यानी कि अब किसी को बंधुआ मजदूर बना के उसे मजदूरी नहीं करा सकते हैं। तो इन दोनों को जो है उल्लेखित किस में किया गया है? आर्टिकल 23 में किया गया है। टेबल शुगर में क्या शामिल होता है? तो टेबल शुगर में शामिल होता है सुक्रोज। अगर पूछे सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मेल से सुक्रोज का निर्माण होता है और इसे टेबल शुगर कहते हैं। ब्लड शुगर अगर पूछे में क्या शामिल होता है? ब्लड शुगर में ग्लूकोज शामिल होता है और फ्रूट शुगर में फ्रक्टोज शामिल होता है, जबकि मिल्क शुगर में लैक्टोज शामिल होता है। और लैक्टोज का निर्माण पूछे कैसे होता है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिल्क शुगर का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह कृषि से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। भारत रत्न पहला किस संगीतकार को मिला था? तो यह मिला था सुब्बा लक्ष्मी जी को। और कब मिला था? तो 1998 में मिला था। जबकि लता मंगेशकर जी को कब मिला था? तो 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे CAG कहते हैं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वेतन, भत्ता और पेंशन किस निधि से दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है और इसका उल्लेख अगर पूछे किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 266 में किया गया है। संचित निधि के अंतर्गत और किसको वेतन भत्ता दिया जाता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब जज होते हैं और हाई कोर्ट के जज, इन सभी को जो है वेतन भत्ता किस निधि से मिलता है? तो संचित निधि से मिलता है। नेक्स्ट, किताब उल हिंद किसके लेखक हैं? तो किताब उल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 40 है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। विधान सभा में न्यूनतम संख्या अगर पूछे कितनी है? तो 60 है, जबकि वहीं विधान परिषद में कितना है? 40 है और विधानसभा में 60 है। किस अगर बात करें कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। इसे आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार को एक साथ याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को याद करेंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक को याद करेंगे। तो इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। अगर बात करते हैं कि जो पॉलिश वाले चावल होते हैं उसमें विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, क्योंकि अधिक पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। रेल बजट को आम बजट में कब विलय किया गया था? तो यह विलय किया गया था 2017 में। किस समिति की सिफारिश पर? विवेक देवराय कमीशन की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया था। अगर पूछे कब किया गया था? तो अलग पूछे कब किया गया था? तो अलग किया गया था एकवर्थ कमीशन के माध्यम से। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के मेघालय में है। और इसके बाद बालपक्रम बायोस्फीयर कहाँ पे है? तो ये भी मेघालय में है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 12, भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी करने वाला था कनिष्क। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कनिष्क अगर पूछे किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से संबंधित है। और कुषाण वंश के अगर पूछे संस्थापक कौन है? तो कुडफिसस हैं, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगर पूछे कि शक संवत किस वंश के द्वारा शुरू किया गया था? तो कुषाण वंश कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 78 AD में हुआ था, यानी कि जो ईसा मसीह के हैप्पी बर्थडे के 78 वर्ष पहले ही शक संवत की शुरुआत हो गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है बौद्ध संगीति जो है, अगर पूछे चौथे क्रम की बौद्ध संगीति किसके शासन में हुआ था, तो कनिष्क के शासन में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो कनिष्क के शासन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और वहीं पूछा कि चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष घोष थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 13वां, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में। फिर इसके नेक्स्ट ईयर त्रिपुरी अधिवेशन में भी किसने हिस्सा लिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिया था। लेकिन यहाँ पे जो है गांधी जी से और सुभाष चंद्र जी के बीच में विवाद हो जाने के कारण त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में विवाद के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसके बाद कांग्रेस छोड़ दी और इन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी एक संगठन की स्थापना करी जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी कब करते हैं, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के विवाद के बाद कांग्रेस छोड़ने के बाद इस संगठन की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट हमारा किस चार्टर एक्ट में भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः निलंबित कर दिया गया था, तो चार्टर एक्ट है 1813 के तहत। इसमें जो है किसको छोड़कर किया गया था, तो चाय और चीनी को छोड़कर भारत के और ब्रिटिश के बीच में सारे व्यापार को बंद कर दिया गया था। सिर्फ चाय और चीनी का व्यापार होता था। ठीक है, लेकिन चाय और चीनी को भी कब बंद कर दिया गया था, तो 1833 में बंद कर दिया गया था, यानी पूर्णतः निलंबित कर दिया गया। ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 76 से है। ये आपको याद रखना है। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, तो यह काम करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इनको वेतन भत्ता सब कुछ जो है कहाँ से मिलता है, तो इनको वेतन भत्ता राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है, तो युवराज सिंह हैं। पंच जगत यानी 5 किंगडम के जनक कौन माने जाते हैं, तो एच व्हिटकर माने जाते हैं। इन्होंने 5 जगत के बारे में बताया है, कौन कौन से हैं, तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटेस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है एनिमल और 5वां है प्लांट। तो ये 5 जगत हैं, ये आपको याद रखना किसके द्वारा दिया गया है, एच व्हिटकर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है हमारा 19वां, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 1956 से लेकर 1961 के बीच में और किस मॉडल पर आधारित है, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और इसी के दौरान जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। और पहली बार किस राज्य से लागू हुआ है, तो यह राजस्थान के नागौर जिले से लागू होता है। और यह लागू किसने किया था, तो लागू किया था पंडित नेहरू जी ने। ठीक है, तो पंडित नेहरू जी ने 2 अक्टूबर को नागौर जिला से शुरुआत करी थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, डफरिन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त को लाने वाले कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाने वाले थे अस्थाई बंदोबस्त को। जबकि रैयतवाड़ी पूछे कौन लाए थे, तो रीड और मुनरो लाए थे। और वहीं महालवाड़ी परियोजना पूछे महालवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो मैकेंजी ने लागू किया था। इन तीनों का क्षेत्र देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा भारत है। ठीक है, तो ये भारत है। तो अगर पूछे कि महालवाड़ी परियोजना कहाँ लागू था, तो ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महालवाड़ी परियोजना लागू हुआ था। जबकि रैयत वाली पूछे कहाँ पर लागू हुआ, तो मद्रास तमिलनाडु के क्षेत्र में रैयतवाड़ी परियोजना लागू हुआ था। और वहीं पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर लागू हुआ, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में ये अस्थाई बंदोबस्त योजना लागू हुआ था। तो कॉर्नवालिस ने कौन सा लागू किया था, कॉर्नवालिस ने यहाँ पे केफार कॉर्नवालिस ने यहाँ पे लागू किया था। रैयतवाड़ी जो यहाँ पे है, यहाँ पे रीड और मुनरो ने लागू किया था। और जबकि जो महालवाड़ी है ये कहाँ पे, महालवाड़ी यम से महालवाड़ी और यम से मैकेंजी, तो यहाँ से याद हो जाएगा। और इसके बाद रा से देखेंगे रैयतवाड़ी, तो रा से रैयतवाड़ी, रा से रीड के साथ मुनरो भी आ जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी ट्रिक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आर से मैच कर लेंगे और इसके बाद यम से मैच कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा SK। ठीक है, यानी कि अस्थाई का किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉर्नवालिस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। और इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए इनामी राशि है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जांच करने के लिए कौन सा संविधान आयोग स्थापित किया गया था, तो 1919 के अधिनियम को जांच करने के लिए कौन सा संवैधानिक आयोग की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है,
किसकी जांच करने के लिए? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए इस कमेटी की स्थापना की गई थी। और यह कमेटी कब स्थापित की गई थी? 1927 में। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया था। और यह भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। और इसी का विरोध करने के लिए जो है लाला लाजपत राय जी को लाठी के प्रहार से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपको यहाँ से याद रखना, ठीक है, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। सह्याद्री किसका नाम है? तो सह्याद्री अगर पूछे किसका भाग है तो यह पश्चिमी घाट का, जो भारत का पश्चिमी भाग है ये वाला, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। परितंत्र शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो इकोसिस्टम के प्रतिपादक है टेंसले। नेक्स्ट हमारा है, भारत अब तक कितनी बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है? तो भारत अब तक कितनी बार एशियाई खेलों की मेज़बानी करी है? तो 2 बार करी है। कब? तो पहली बार जब इसकी एशियाई खेल की शुरुआत हुआ था 1951 में, तो तुरंत भारत ने ही इसका आयोजक रहा है, यानी मेज़बान किया है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ पे किया गया था, तो न्यू दिल्ली में किया गया था। ये आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। और दूसरी बार पूछे तो दूसरी बार कब भारत एशियाई खेलों का आयोजक रहा है? तो 1982 में रहा है। और इसका भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने मैदान सीरीज का पार्ट 7 कर लिया, करंट अफेयर, और सभी अच्छी तरह से सॉल्व किया है। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी जल्दी लगे या फिर कोई प्रॉब्लम दिखे तो प्लीज़ आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधार करूँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।